वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। देखिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, जब भी फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो बात किसकी आएगी? एंजियोस्पर्म की। अगर मैं यहां पर एंजियोस्पर्म की बात करूं तो जो एंजियोस्पर्म है उनका जो ओरिजिन हुआ था, एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था मेसोजोइक एरा। कब हुआ था? मेसोजोइक एरा। और एंजियोस्पर्म का जो गोल्डन एज थी, एंजियोस्पर्म की जो गोल्डन एज थी वो थी सीनोजोइक एरा। एंजियोस्पर्म का ओरिजिन हुआ था मेसोजोइक एरा में, और एंजियोस्पर्म की जो गोल्डन एज मानी जाती है वो मानी जाती है सीनोजोइक एरा में। एक शब्द आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन science of breeding, cultivation and marketing of flower। अगर फ्लोरिकल्चर की बात करूं तो फ्लोरिकल्चर है क्या? फ्लावर की ब्रीडिंग, कल्टीवेशन और मार्केटिंग की साइंस को फ्लोरिकल्चर कहते हैं, या साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। देखो, प्लांट रिप्रोडक्शन में जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में हमें बताया, उन साइंटिस्ट के बारे में मैं बात करूं तो पहले थे जैकोब कैमेरेरियस। जैकोब कैमेरेरियस। जैकोब कैमेरेरियस के बारे में मैं बात करूं तो आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइन मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। जैकोब कैमेरेरियस ने सबसे पहले जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे उन्हें आइडेंटिफाई और डिफाइन किया। किसने किया? जैकोब कैमेरेरियस ने। इन्होंने क्या आइडेंटिफाई और डिफाइन किया? मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, और डिस्क्राइबिंग देयर फंक्शंस, डिस्क्राइबिंग देयर फंक्शन इन फर्टिलाइजेशन, और साथ में डिस्क्राइब किया कि फर्टिलाइजेशन में उनके फंक्शन क्या है, डिस्क्राइबिंग देयर फंक्शन इन फर्टिलाइजेशन। तो जैकोब कैमेरेरियस ने आइडेंटिफाई और डिफाइन किया मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, और उनके फंक्शन क्या है फर्टिलाइजेशन में, इसे भी डिस्क्राइब किया। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम था जोसेफ कोलरूटर। जोसेफ कोलरूटर की बात की जाए तो इन्होंने बताया रोल ऑफ इंसेक्ट इन पोलिनेशन, रोल ऑफ इंसेक्ट इन पोलिनेशन। परागन में इंसेक्ट का क्या रोल है? रोल ऑफ इंसेक्ट इन पोलिनेशन। परागन में इंसेक्ट का क्या रोल है? कीटों का परागन में क्या उपयोग है? किसने बताया? जोसेफ कोलरूटर ने। ठीक है। अगर मैं इंडियन साइंटिस्ट की बात करूं तो पी महेश्वरी, पंचानन महेश्वरी,
पंचानन महेश्वरी। अगर पी महेश्वरी की बात की जाए, इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। पी महेश्वरी को फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। अगर मैं यहां पर प्लांट रिप्रोडक्शन या प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर की बात करूं तो पहले सी वुल्फ को माना जाता था। पहले सी वुल्फ को फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी माना जाता था, परंतु आज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पी महेश्वरी को ही माना जाता है। तो दोनों आ सकते हैं, सी वुल्फ को भी वो दे सकता है और पी महेश्वरी को भी दे सकता है, तो वहां हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के फादर तो पंचानन महेश्वरी ही है। इनकी बुक थी एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म बुक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। किसकी बुक है? पी महेश्वरी की बुक है। अगर मैं आगे बात करूं, देखो, यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर्स जिस प्लांट में पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर जिस प्लांट में पाए जाते हैं, उस प्लांट का नाम है कैप्सिला। अगर मुझे एंजियोस्पर्म की स्टडी करनी है तो जो टिपिकल प्लांट है एंजियोस्पर्म का, वो कौन सा है? कैप्सिला है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, और दूसरा कारण क्या है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है वो कैप्सिला में पाए जाते हैं। एक तो इजी अवेलेबल है और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी जो एंजियोस्पर्म के हैं वो कहां पाए जाते हैं? कैप्सिला में पाए जाते हैं। इसीलिए जब हम प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे तो हम कैप्सिला प्लांट को बेस मानकर करेंगे। हम केवल कैप्सिला प्लांट की ही क्या करेंगे? प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो देखो, जो कैप्सिला प्लांट है ना, वो एक एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पौधा है। कैसा प्लांट है? एनुअल प्लांट है। बेसिकली एक वीड है, खरपतवार है, एक वर्षीय खरपतवार है। यह हेट्रोस्पोरिक है। हेट्रोस्पोरिक मतलब 2 टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करता है। कितने प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करता है? 2 प्रकार के स्पोर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली ये मेल में माइक्रोस्पोर और फीमेल में मेगास्पोर प्रोड्यूस करता है। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर जिस प्लांट में पाए जाते हैं वो कैप्सिला है, इजीली अवेलेबल है। कैप्सिला एक एनुअल प्लांट है और ये खरपतवार है, वीड है। ये हेट्रोस्पोरिक है, 2 प्रकार के स्पोर ये प्रोड्यूस करता है, मेल में माइक्रोस्पोर और फीमेल में मेगास्पोर। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो मुझे यदि रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है, प्लांट में रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है, तो बेसिकली जो प्लांट रिप्रोडक्शन होता है
उसके लिए मुझे फ्लावर की स्टडी करनी पड़ेगी। इसकी स्टडी करनी पड़ेगी, फ्लावर की स्टडी करनी पड़ेगी। और फ्लावर है क्या? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड, फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट। फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड शूट है। और यह बात कही थी गोयथे ने। जिसने की थी? गोयथे ने। देखो, कोई भी प्लांट है, एक जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा है वो रूट कहलाता है, और जमीन के बाहर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाता है? शूट कहलाता है। तो जो फ्लावर है वो बेसिकली शूट है। एक शूट है जो मॉडिफाइड हो गई, वो क्या है? फ्लावर है। फ्लावर है क्या? मॉडिफाइड शूट है, यानी जमीन के ऊपर वाला हिस्सा, यानी यहां पर स्टेम भी होगा और लीव्स भी पाई जाएंगी। फ्लावर में स्टेम भी होगा और लीव्स भी पाई जाएगी। फ्लावर हैज ए स्टाक, फ्लावर का एक स्टाक पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक स्टाक पाया जाएगा, जिसे पेडिसिल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेडिसिल कहेंगे। पेडिसिल है क्या? फ्लावर का एक स्टाक है, जिसे आप बाद में स्टेम भी बोल सकते हो। जो फ्लावर का स्टेम आ गया, क्योंकि फ्लावर है क्या? मॉडिफाइड शूट है, शूट में स्टेम पाया जाएगा और लीव्स पाई जाएगी। तो जो स्टाक है, जो क्या है? स्टाक है, या जिसे अपने क्या बोल सकते हैं? स्टेम है। क्या बोल सकते हैं? स्टेम बोल सकते हैं। वो क्या है? पेडिसिल। क्या है? पेडिसिल है। ठीक है। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, तो जो फ्री एंड होगा पेडिसिल का, वो कैसा होगा? डोम शेप और फ्लैटेड। फ्लैटेड एंड डोम शेप होगा, जिसे कहेंगे थैलेमस। क्या कहेंगे? थैलेमस कहेंगे। जो प्लांट रिप्रोडक्शन की स्टडी करनी है, हम फ्लावर में करेंगे। फ्लावर है क्या? मॉडिफाइड शूट है। शूट मतलब यहां पर तना भी पाया जाएगा और पत्तियां भी पाई जाएंगी। यहां पर जो तना पाया जाएगा उसे स्टाक कहेंगे या पेडिसिल कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टाक कहेंगे या पेडिसिल कहेंगे। और पेडिसिल का जो फ्री एंड होगा वो फ्लैटेंड होगा, चपटा होगा, डोम शेप होगा, जिसे थैलेमस कहा जाएगा। ठीक है। और ये बात कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, किसने कहा था? गोथे ने कहा था। अगर मैं आगे बात करूं, देखिए, यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, तो हमने अभी देखा कि जो फ्लावर है वो मॉडिफाइड शूट है। क्या है? मॉडिफाइड शूट है। शूट का मतलब यहां पर क्या पाया जाएगा? स्टेम पाया जाएगा और लीव्स पाई जाएगी। अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं? थैलेमस की, तो मॉडिफाइड स्टेम है, क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। थैलेमस क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, जिस पर नोड्स एंड इंटरनोड्स पाए जाते हैं। नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यदि मैं इंटरनोड्स की बात करूं, तो जो फ्लावर में इंटरनोड्स पाए जाते हैं या जो थैलेमस में इंटरनोड्स पाए जाते हैं, वो वेरी स्मॉल एंड हाईली रेड्यूस्ड। जो इंटरनोड्स यहां पर पाए जाते हैं बहुत छोटे और बहुत रिड्यूस्ड पाए जाते हैं, जिस कारण से जो नोड्स होते हैं, नोड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनोड बहुत स्मॉल है
और हाईली क्या है, रिड्यूस्ड है, जिस कारण से जो नोड्स हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, वेरी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये क्या है, बेसिकली स्टेम है और इसके ऊपर क्या पाई जाएंगी, लीव्स पाई जाएंगी। अगर मैं फ्लावर में बात करूं तो फ्लावर में 4 होल्स की बात की थी हमने, 4 चक्र पाए जाते हैं, जो कि क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का मॉडिफिकेशन है। जो पौधे में 4 चक्र पाए जाते हैं वो किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है। और स्टेम यहां पर थैलेमस के रूप में, मॉडिफाइड स्टेम थैलेमस के रूप में पाया जाता है। अगर मैं इन 4 चक्रों की बात करूं तो सबसे बाहर होगा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये 4 चक्र आपको देखने को मिलेंगे। कैलिक्स पाया जाएगा कहां पर, लोअर मोस्ट फर्स्ट नोड के ऊपर। कोरोला आपको देखने को मिलेगा सेकंड नोड के ऊपर, ये थर्ड नोड के ऊपर और ये फोर्थ नोड के ऊपर। ठीक है, तो फ्लावर के जो 4 चक्र हैं बेसिकली किसका मॉडिफिकेशन है, लीव्स का मॉडिफिकेशन है, जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम पाए जाएंगे। कैलिक्स पाया जाएगा लोअर मोस्ट फर्स्ट नोड के ऊपर, तो सबसे नीचे पाई जा रही है नोड, पहली नोड, उस पे क्या पाया जाएगा, कैलिक्स। दूसरी नोड पे कोरोला, तीसरी नोड पर एंड्रोशियम और चौथी नोड पर गाइनोशियम पाया जाएगा। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, द लेंथ ऑफ इंटरनोड increase between calyx and corolla देखो कैलिक्स और कोरोला के बीच में जो इंटरनोड पाई जा रही है उस इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे कहेंगे एंथोफोर। एंथोफोर का मतलब क्या हो गया, द लेंथ ऑफ इंटरनोड, जो इंटरनोड पाई जा रही है किसके बीच में, कैलिक्स और कोरोला के बीच में, अगर उसकी लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, एंथोफोर बोलेंगे। ये पाई जाएगी किसके अंदर पाई जाएगी, डायंथस में। डायंथस में पाई जाएगी, साइलिन में, डायंथस और साइलिन में पाई जाएगी। द लेंथ ऑफ इंटरनोड्स इंक्रीज बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला। यदि कैलिक्स और कोरोला के बीच के जो इंटरनोड है उसकी लेंथ बढ़ जाए तो उसे एंथोफोर कहेंगे, जैसे डायंथस और साइलिन में। और यदि जो कोरोला है और एंड्रोशियम है उसके बीच में जो पाया जा रहा है इंटरनोड, उसकी लेंथ बढ़ जाए तो द लेंथ ऑफ इंटरनोड increase between internodes increase between corolla and androecium। अगर एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में जो इंटरनोड पाया जा रहा है उसके बीच उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाए, उस इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो उसे कहेंगे एंड्रोफोर। ये आपको पैसिव फ्लोरा
प्लांट में देखने को मिलेगी। पैसिफलोरा प्लांट में देखने को मिलेगी। द लेंथ ऑफ इंटरनोड increase between the length of internode increase between androecium and gynoecium. अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बीच जो इंटरनोड पाई जा रही है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए तो उसे बोलेंगे गाइनोफोर। कैपेरिस प्लांट में देखने को मिलेगा। किस प्लांट में? कैपेरिस प्लांट में देखने को मिलेगा। यदि एंड्रोफोर और गाइनोफोर दोनों पाए जाए, एंड्रोफोर भी पाया जाए और गाइनोफोर दोनों पाया जाए, इसे बोलेंगे गाइनेंड्रोफोर। क्या बोलेंगे? गाइनेंड्रोफोर। किस प्लांट में पाया जाएगा? गाइनेंड्रोड्रोपिस गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला। गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला। गाइनेंड्रोपिस पेंटाफाइला प्लांट में देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, देखिए, यदि मैं यहां पर आगे बात करूं तो फ्लावरिंग प्लांट्स को मैं दो पार्ट्स में आगे डिवाइड कर सकता हूं। एक आगे मोनोकार्पिक, एक आगे पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में क्या होगा? बेसिकली यहां पर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग once in their whole lifespan, पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी। ठीक है, उसे कहेंगे मोनोकार्पिक फ्लावर या मोनोकार्पिक प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जीवन काल में केवल एक बार ही वो फ्लावर और फ्रूटिंग करते हैं, या फ्लावर और फ्रूटिंग केवल एक बार ही होती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक प्लांट। बेसिकली ये कैसे प्लांट है? ये एनुअल प्लांट है या बाई एनुअल, एक वर्षीय या द्विवर्षीय पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां पर तीन फेजेस पाई जाती है, जिसमें पहली आ गई वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज भी कहते हैं। दूसरी आ गई रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरी आ गई सेनेसेंट। सेनेसेंट फेज यहां पर आ गई। पॉलीकार्पिक क्या होगा? यहां पर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग मैनी टाइम्स हुई। जीवन काल में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बहुत बार हुई। ठीक है, इनमें बेसिकली कौन से प्लांट्स आएंगे? बहुवर्षीय।
पेरेनियल प्लांट्स, बहुवर्षीय पौधे आएंगे। यहाँ पर एनुअल और बायएनुअल प्लांट, वहां पर पेरेनियल प्लांट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे? बहुवर्षीय पौधे देखने को मिलेंगे। यदि मैं यहाँ पर आगे बात करूं तो एक है सेंचुरी प्लांट, जिसे अगेव कहते हैं। एक बनाना, एक बैम्बू, बांस, बनाना, ठीक है। सेंचुरी प्लांट, बैम्बू एंड बनाना, ये वो प्लांट है जो कैसे हैं? पेरेनियल प्लांट है। बहुवर्षीय पौधे हैं, परंतु कैसे हैं? मोनोकार्पिक है। बहुवर्षीय पौधे, परंतु एक बार ही इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। कैसे हैं? बहुवर्षीय है, लेकिन फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कितनी बार होती है? एक बार होती है। सेंचुरी प्लांट, बैम्बू और बनाना। सेंचुरी प्लांट को अगेव भी कहते हैं। कैसे? पेरेनियल प्लांट्स है, परंतु कैसे है? मोनोकार्पिक है। यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, देखो, यदि मैं यहां पर आगे बात करूं, बैम्बू की बात अगर हम कर रहे थे, बेसिकली यहां पर फ्लावरिंग होती है एक बार। जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग होती है। और होती है 50 से 100 साल बाद, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। 50 से 100 साल के बाद यहां पर फ्लावरिंग पाई जाती है। बैम्बू की मैं बात करूं तो यहां पर जीवन काल में केवल एक बार फ्लावरिंग होगी और 50 से 100 साल के बाद फ्लावरिंग होगी। इसके अलावा एक प्लांट और है, नीला कुरिंज। कौन सा प्लांट है? नीला कुरिंज, जिसे कहते हैं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना। यहां पर 12 साल में एक बार क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। नीले कुरिंज प्लांट में या स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना प्लांट में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है और बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्लावरिंग होती है। अमाउंट क्या है? बहुत ज्यादा। टाइम क्या है? 12 साल में केवल एक बार फ्लावरिंग होगी और ब्लू कलर के फ्लावर बनेंगे। जैसे ब्लू स्ट्रेचेस आपको दिखेंगे कि यहां पर जो जमीन है वहां पर ब्लू कलर के स्ट्रेचेस हैं। ब्लू कलर के स्ट्रेचेस यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। कहां पाया जाएगा? साउथ इंडिया में, हिली एरियाज में। साउथ इंडिया में जैसे कर्नाटका, केरला, कर्नाटका, केरला, या इस एरिया में यहां पर आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटका हो गया, केरला हो गया। और बेसिकली ये जो नीला कुरिंज है, स्ट्रोबिलैंथस है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ये 12 साल में एक बार ही कर रहा है। अमाउंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पर ब्लू स्टैचेस उत्पन्न हो रहे हैं। नीले रंग के जैसे स्टैचेस होते हैं ना, इतने फ्लावर फैल जाएंगे कि नीले रंग के स्टैचेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि टूरिस्ट होंगे उन्हें अट्रैक्ट करेगा। उन्हें क्या करेगा? अट्रैक्ट करने का काम करेगा। हिली एरियाज कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं यहां पर आगे बात करूं तो आगे आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स।
गैमीट्स का फॉर्मेशन होना और फ्यूजन होना क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्लोअर प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फॉर्मेशन और फ्यूजन होना क्या कहलाता है? यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। स्लोअर प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? गैमेट्स का। कैसे होगा उसे हम अगली क्लास में देखेंगे। आज तक इतना ही, थैंक यू।